नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज एट 10 लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका और अगले 1 घंटे में हम जानेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन जिस खबर पर मुख्य तौर पर बात होगी वो होगी कांग्रेस से जुड़ी हुई। दरअसल कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर की तरफ से एक ऐसा बयान इस वक्त सामने आया है जिसको लेकर लगातार अब भारतीय जनता पार्टी हमलावर होती हुई नजर आ रही है। वो बयान क्या है, वो बयान भी आपको सुनाएंगे, साथ ही उस बयान को लेकर चर्चा भी करेंगे कि आखिर उस बयान के मायने क्या कुछ हैं। तो अगले 1 घंटे आप बने रहिए हमारे साथ और न्यूज एट 10 की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ में। सैम पित्रोदा के बाद मणिशंकर अय्यर ने कांग्रेस के लिए खड़ी की नई मुसीबत। सोशल मीडिया पर वायरल बयान में भारत को धमकाते हुए पाकिस्तान को बताया संप्रभु और एटमी संपन्न देश। कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया के विवादित बयान ने कांग्रेस की नीयत की खोली पोल। सत्ता में आने पर 2 पत्नियों वाले घर को 2 लाख रुपए देने का किया वादा, विवाद की वजह बना। भाजपा ने लिया आड़े हाथों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र, तेलंगाना और ओडिशा में ठोकेंगे ताल। अमित शाह झारखंड और पश्चिम बंगाल में तो जेपी नड्डा हरियाणा और चंडीगढ़ में संभालेंगे कमान। राजनाथ सिंह दुमका में जनसभा और गोड्डा में करेंगे रोड शो। विपक्ष ने तेज की प्रचार की धार। मल्लिकार्जुन खड़गे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में करेंगे पब्लिक मीटिंग। वहीं राहुल गांधी और अखिलेश यादव की कानपुर और कन्नौज में करेंगे संयुक्त जनसभा। मायावती भी यूपी में करेंगी प्रचार। सातवें और अंतिम चरण के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया जारी। रविशंकर प्रसाद पटना साहिब से करेंगे नामांकन। कांग्रेस यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय वाराणसी से भरेंगे पर्चा। भाजपा प्रत्याशी निशिकांत दुबे और रवि किशन का भी नामांकन आज। अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट आज सुना सकता है अहम फैसला। अंतरिम जमानत पर प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट में हलफनामा किया दाखिल। अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर आज से चारधाम यात्रा की हुई शुरुआत। विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के लिए खुले श्री केदारनाथ धाम के कपाट। श्रद्धालु 12 मई से श्री बद्रीनाथ धाम के भी कर सकेंगे दर्शन। और खेल की खबरों में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से हार के बाद पंजाब किंग्स प्लेऑफ की रेस से हुई बाहर। विराट कोहली की आतिशी पारी की बदौलत पंजाब को दी 60 रनों से शिकस्त। आज अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने। तो ये थी न्यूज एट 10 की जो प्रमुख खबरें हैं वो हेडलाइंस के माध्यम से हमने आपको बताई और अब विस्तार से खबरों में बात करेंगे। दरअसल कांग्रेस जो है अभी सैम पित्रोदा का जो बयान सामने आया था उस बयान से उबर भी नहीं पाई थी कि सोशल मीडिया पर अब एक और वीडियो वायरल हो रहा है और ये वीडियो है पार्टी नेता मणिशंकर अय्यर का, जिसमें वो उनका एक बयान है, विवादित बयान, जो अब कांग्रेस के लिए नई मुसीबत खड़ी कर रहा है। दरअसल वायरल वीडियो में वो पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं और उसके आगे भारत को कमतर आंक रहे हैं। मणिशंकर अय्यर वीडियो में धमकी भरे अंदाज में कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक संप्रभु देश है और भारत को उससे इज्जत से बात करनी चाहिए। मणिशंकर अय्यर ने कहा कि पाकिस्तान एक एटमी शक्ति देश है और वो कभी भी उसका इस्तेमाल कर सकता है। साथ ही इसके बाद वो कहते हैं कि और मसल पावर दिखाकर उसे कमजोर समझने की गलती ना करे। तो मणिशंकर अय्यर का यह बयान इस वक्त काफी ज्यादा तेजी से वायरल हो रहा है और तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी इस बयान को लेकर हमलावर है। वो भी एक सॉवरेन मुल्क है और कि उनकी भी इज्जत है और उस इज्जत को कायम रखते हुए आप उनसे जितनी कड़ी बात करना चाहते हो करो, लेकिन बात तो करो। बंदूक को लेकर आप घूम रहे हो और उससे क्या हाल मिला? कुछ नहीं। उनके एटम बॉम्ब है। हाँ, ये भी है। हाँ, हमारे पास है, लेकिन किसी पागल ने हमारे बम को लाहौर स्टेशन में फूटा तो 8 सेकंड के 8 पल के अंदर उसकी जो रेडियो एक्टिविटी है वो अमृतसर पहुंचेगी। हमें समझना चाहिए कि दुनिया का विश्व गुरु बनना हो
तो ये ज़रूरी है दिखाने के लिए कि जितना भी तीव्र हो हमारा समस्या पाकिस्तान के साथ, उसका हल निकालने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। ओके। पिछले 10 साल से सारा मेहनत बंद है। मस्कुलर पॉलिसी, यदि आपके मसल्स हों और उनके मसल्स ना हों, मैंने अभी आपको बता दिया है वो जो हकीकत हम सबको पता है कि मसल्स उनके कहूटा में पड़े हुए हैं। ये भी है। और कहीं गलत फहमी फैल जाए तो तब दिक्कत में पड़ेंगे। तो दरअसल एक समय में कांग्रेस के सबसे बड़े बयानवीर नेता रहे हैं मणिशंकर अय्यर और विवादित बयान देने वाले नेताओं की सूची में भी शुमार हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व भारतीय राजनयिक मणिशंकर अय्यर ने कुछ महीनों पहले पाकिस्तान की तारीफ की थी और अपने बयान में कहा था कि पाकिस्तान के लोग प्यार मिलने पर प्यार बरसाते हैं। मैं अब तक जिस भी देश में गया वहां इतना खुले दिल से स्वागत नहीं किया गया जितना पाकिस्तान में हुआ है। और वहीं अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले मणिशंकर अय्यर ने आजादी को लेकर भी एक विवादित बयान दिया था, जिसे लेकर सियासत गर्मा गई थी। उस दौरान मणिशंकर अय्यर ने कहा था कि पिछले 7 सालों से हम अमेरिकियों के गुलाम बनकर रह गए हैं। एक सेमिनार में मणिशंकर अय्यर ने कहा था कि साल 2014 के बाद से हम अमेरिका के गुलाम हैं। वहीं 2017 में भी अय्यर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी की थी। मणिशंकर अय्यर ने 2017 के दिसंबर में प्रधानमंत्री के आवास पर पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ हुई बैठक के संबंध में भी तथाकथित अपमानजनक टिप्पणी की थी। 2017 गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान मणिशंकर अय्यर ने पीएम मोदी को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। तो वहीं साल 2014 में मणिशंकर अय्यर ने कहा था, मैं आपसे वादा करता हूं कि 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी इस देश का प्रधानमंत्री कभी नहीं बन पाएंगे, लेकिन अगर वो यहां आकर चाय बेचना चाहते हैं तो हम उन्हें इसके लिए जगह दिला सकते हैं। तो देखिए, जो इनके विवादित बयानों की जो फेहरिस्त है वो काफी लंबी है। एक के बाद एक कई सारे बयान मणिशंकर अय्यर ने दिए हैं और अब हाल ही में एक बयान और उनका जो काफी तेजी से वायरल हो रहा है वो हमने आपको सुनाया। तो उस बयान के जरिए पाकिस्तान का जो प्रेम है कांग्रेस के साथ में वो कहीं ना कहीं झलक रहा है। इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में दिल्ली से हमारे सहयोगी, तो जिस तरीके से दिल्ली से हमारे सहयोगी अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, साथ ही न्यूज रूम से भी हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ेंगे और रुक कर लेते हैं दिल्ली से शैलेंद्र मिश्र का और साथ ही न्यूज रूम से कुमार आलोक का। आप दोनों का स्वागत है। आज शैलेंद्र, जिस तरीके से जो कांग्रेस का जो पाकिस्तान प्रेम है वो कहीं ना कहीं इन दिनों झलक रहा है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है और इसी दौरान ये प्रेम क्यों झलक कर सामने आ रहा है? ये देखिए, लोकसभा चुनाव में इस तरह के बयान अब एक तरह से कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेताओं की तरफ से समय समय पर आते रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का प्रेम मणिशंकर अय्यर का पुराना है। आप किसी दूसरे देश से प्रेम कीजिए लेकिन अपने देश की कीमत पर नहीं। और मणिशंकर अय्यर का जो आज का जो ये बयान जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, देखिए उसमें वो कितनी गंभीर बातें कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, ऐसे में उनसे सम्मानजनक तरीके से बात करनी चाहिए। वो सॉवरन मुल्क हैं, संप्रभु देश हैं। पाकिस्तान संप्रभु देश होगा, उसमें किसी को कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन भारत दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र और संप्रभु राष्ट्र है, इसमें क्या किसी को कोई संदेह है? तो आप इस तरह से बात कहकर क्या कहना चाहते हैं? और यही देखिए, यही मणिशंकर अय्यर हैं जिन्होंने एक समय कहा था या इनके पार्टी के नेताओं ने कि मोदी को हराने के लिए पाकिस्तान की मदद चाहिए। अब इंडी गठबंधन के एक बहुत प्रमुख नेता फारूक अब्दुल्ला भी कुछ ही दिन पहले उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, उसे याद रखना चाहिए। बिल्कुल। तो आप बार बार कांग्रेस पार्टी और उसके नेता बार बार इस तरह का बयान देकर क्या जताना चाहते हैं? और आप देखें, सैम पित्रोदा का बयान जब आया उसके बाद कितना विवाद हुआ। बीजेपी ये लगातार कहती रही है कि कांग्रेस पार्टी, उनके सहयोगी दल, उनके नेता हमेशा पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान के हितों की चिंता करते हैं, ना कि भारत के हितों की चिंता, बल्कि बीजेपी हमेशा देश हित को ऊपर रखती है। और अब बीजेपी को एक और मौका मिलेगा मणिशंकर अय्यर के इस बयान पर निशाना साधने का। और मणिशंकर अय्यर का तो एक इतिहास रहा है। 2014 में इन्होंने ही चाय वाला जो बयान आपने सुना है भी, उसके बाद इन्होंने एक और विवादित बयान दिया था 2019 में। और अब सब लोग सोच ही रहे थे कि इस बार मणिशंकर अय्यर चुप है, उनका कोई बयान नहीं आ रहा। तो ये बयान सामने आया कि पाकिस्तान के साथ थोड़े सम्मान से बात करना चाहिए। तो ये क्या जताता है? मणिशंकर अय्यर ही बेहतर बता पाएंगे कि क्या उनको पाकिस्तान के सम्मान की ज्यादा चिंता है भारत के सम्मान के मुकाबले।
बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये सवाल भी कई सारे खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ में इस वक्त कुमार आलोक भी हमारे साथ बने हुए हैं और साथ ही हमारे साथ हमारे मेहमान वरिष्ठ पत्रकार आर राजागोपालन भी जुड़ गए हैं। गोपालन साहब, आपके पास में भी कुछ देर में वापस आऊंगी। कुमार आलोक हमारे साथ बने हुए। कुमार आलोक, जिस तरीके से ये बयान एक के बाद एक दिए जा रहे हैं, कांग्रेस के लिए मुश्किलें तो खड़ी हो ही रही हैं, लेकिन साथ ही कांग्रेस का जो पाकिस्तान प्रेम है वो भी समय समय पर झलक रहा है, और ये पाकिस्तान ये वही देश है जो समय समय पर भारत को दगा देता है। बिल्कुल आपने सही कहा कि एक तरह से आप देखें कि निगोशिएशन की बात वो कर रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ निगोशिएशन करना चाहिए सरकार को, अच्छी बात है, निगोशिएशन होनी चाहिए, लेकिन ये क्या डर आप दिखा रहे हैं कि उसके पास एटम बम है, अगर वो एटम बम अगर वो फोड़ता है तो 8 सेकंड के अंदर अमृतसर में रेडियो एक्टिविटी उसका फैलेगा और हम बर्बाद हो जाएंगे। तो हमारी संप्रभुता है, हमारे पास भी हम सक्षम हैं। हर देश के पास अगर हथियार है तो उस हथियार का इस्तेमाल करना भी एक नियम के तहत है, अंतर्राष्ट्रीय नियम उसके लिए। लेकिन आपने जिस तरीके से जो स्टेटमेंट दिया है, और मणिशंकर अय्यर का पुराना नाता रहा है विवादों से, एक तो सैम पित्रोदा हैं, बड़े भैया छोटे भैया तो और कमाल है ये, तो उन्होंने जो स्टेटमेंट इस चुनाव के समय में दिया है, ये अपने आप में एक आत्मघाती गोल है और सेल्फ गोल मारने की कांग्रेसियों की आदत रही है, और उसी का एक हिस्सा है जो मणिशंकर अय्यर का स्टेटमेंट है। मणिशंकर अय्यर इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी रह चुके हैं और पाकिस्तान में उन्होंने काफी दिन तक वहां पर काम किया है एज ए डिप्लोमेट के रूप में, तो उनका पाकिस्तान प्रेम जो है वो नया नहीं है बल्कि पुराना है। आपने सारे स्टेटमेंट्स उनके जो विवादित स्टेटमेंट्स हैं उनको आपने बताया था अपने एंकर में आपने अभी, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अभी आशा की जा रही थी कि एक बड़े भाई जो सैम पित्रोदा लगातार बयानवीर हैं, वो बयान दे रहे हैं, तो मणिशंकर अय्यर चुप क्यों हैं, तो उसका आज एक बानगी देखने को मिला है और इसकी कड़ी भर्त्सना की जा रही है। ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर रही है बल्कि जो बुद्धिजीवी तबका है भारत का, वो भी इनके इस बयान का बहुत ही आलोचनात्मक रूप से ये कह रहा है कि मणिशंकर अय्यर जैसे नेता को, या जो एक इंडियन फॉरेन सर्विस का अधिकारी रहा हो और इस तरह का बचकाना बयान देता है, वो उसे जितना भी उसकी जितनी भी आलोचना की जाए वो कम है। जी, कुमार आलोक आपके पास में वापस आएंगे। आर राजा गोपालन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोपालन जी, जिस तरीके से ये बयान सामने आया है उससे कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम तो दिख ही रहा है, लेकिन अपनी राजनीति आपको करनी है, किसी भी पार्टी को राजनीति करनी है तो वो अपने स्तर पर करे, लेकिन उसमें देश को क्यों इंक्लूड किया जा रहा है? पाकिस्तान जिस पर हम लगातार, और आजकल के अगर हम खबरों की बात करें तो किस स्थिति में गुजर रहा है, क्या वहां की इकोनॉमिक स्थिति है, ये हम सभी जानते हैं। उसके बावजूद भी, और भारत कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है हम सभी देख रहे हैं, और इसके जीता जाता जो उदाहरण है वो भी हम देख रहे हैं। उसके बावजूद भी कांग्रेस के इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं। कांग्रेस की इस तरह बयान बिल्कुल कांग्रेस को नुक्स पहुंचाएगा, राजनीतिक रूप से आप टिप्पणी चाहते हैं तो। लेकिन आपका दोनों संवाददाता मिश्रा जी, आलोक ने अच्छा कहते हैं, मुझे मौका नहीं है कोई बोलने का, तो सारा उन्होंने बोल दिया। लेकिन मुझे एक चीज बोलना चाहता हूं, जो मिश्रा ने कहा है वो बिल्कुल ठीक बात है। नेगोशिएशन टेबल पर आ करके बात करना ये स्वाभाविक रूप से अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर, ये पोखरण समय पर, ब्रजेश मिश्रा ने नो फर्स्ट यूज करके एक एग्रीमेंट भी साइन किया पाकिस्तान से। ये मणिशंकर अय्यर को जानकारी होगी, उस बावजूद मणिशंकर एंशंट बोल रहे, अच्छा जुड़ुआ है सैम पित्रोदा और मणिशंकर अय्यर। बीजेपी को आसानी से आपकी बार 400 की पार नहीं, आपकी बार 500 की बार हो जाएगा, ऐसे ये बयान देते रहेंगे तो। लेकिन सैम पित्रोदा का बयान, मिस्टर मणिशंकर अय्यर का बयान, इंक्लूडिंग इंडिया अलायंस में जितना भी है, देखो फारूक अब्दुल्ला ने भी बोल दिया है कोई, लाहौर में बम फटेगा, अमृतसर में फटेगा 8 सेकंड में, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे लगता है आज भाषण का जो मणिशंकर का जवाब प्रधानमंत्री से बाकी भाजपा का लीडर्स, बीजेपी लीडर्स जरूर जवाब दे देंगे। आज कठिन दिन है। मणिशंकर जो इंडियन डिप्लोमेट फॉरेन सर्विस में सीनियर ऑफिशियल रहा है, राजीव गांधी हमें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में ये पत्रकार सलाहकार रहा है, तब भी इनकी मोटर मौत है। ये नरेंद्र मोदी ये एसीसी में आकर के छाया बेचेगा, प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, ऐसे अनशंट बोलने में मणिशंकर अय्यर का स्वाभाविक रूप से उनकी आदत है। लेकिन आज ये बयान है, खतरनाक बयान है। ऐसे पाकिस्तान को जो सपोर्ट करते, गलत बात है। इंडियन सोसाइटी, इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन
पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग इंडिया अलायंस, इसका राहुल गांधी क्या जवाब देंगे? राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी से इसका जवाब चाहिए। सर जवाब तो चाहिए, लेकिन जवाब में कोई टिप्पणी कुछ भी नहीं नजर आती। सैम पित्रोदा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन उनको लेकर के टिप्पणी कहीं से भी कुछ नहीं की गई, ना ही इंडिया अलायंस की तरफ से कुछ की गई। शैलेंद्र, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं कह रहा हूं कि यहां पर ये याद दिलाना चाहता हूं कृतिका कि मणिशंकर अय्यर ही नहीं, अब कांग्रेस और उनके सहयोगी के तमाम बयान इस बहाने याद आ रहे हैं, अब सामने आएंगे। सबको याद होगा कि अनुच्छेद 370 जब हटाया गया, उससे पहले उमर अब्दुल्ला ने एक बार क्या कहा था कि कोई झंडा उठाने वाला नहीं होगा जम्मू कश्मीर में। आज हम सब देखते हैं कि लाल चौक पर 24 घंटे शान से हमारा तिरंगा झंडा लहरा रहा है। कितनी प्रगति हुई है अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में। तो ये सवाल गंभीर हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी नेता क्यों अक्सर पाकिस्तान प्रेम दिखाते रहते हैं, और एक तरह से इस हद तक कि भारत के हितों की चिंता उनको कम दिखाई देती है, पाकिस्तान के हितों की ज्यादा। और मणिशंकर अय्यर तो अवतार पार्टी करते रहते हैं, उनकी तस्वीरें आती रहती हैं राजनयिक पाकिस्तान के राजनयिकों के साथ दूतावास में अक्सर पाकिस्तान जाते रहते हैं और गाहे बकाए पाकिस्तान प्रेम तो दर्शाते ही रहते हैं। उनकी अपनी मर्जी है, वो कह सकते हैं, लेकिन ये कहना कि पाकिस्तान के पास एटम बम है और भारत को ससम्मान एक संप्रभु राष्ट्र का सम्मान करते हुए बातचीत करनी चाहिए, तो आप क्या ये कहना चाहते हैं कि भारत को अपने हितों की अनदेखी करते हुए पाकिस्तान से बात करनी चाहिए? क्या कहना चाहते हैं मणिशंकर अय्यर, बता पाएंगे? और कांग्रेस पार्टी को जवाब जरूर देना चाहिए। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी को जवाब तो देना चाहिए और उस जवाब का इंतजार भी हम सभी कर रहे हैं। जी, राजगोपालन जी। कृतिका जी, ये चीज है, प्रधानमंत्री ने 3-4 भाषण में ये कहा है, पाकिस्तान में आटा भी बेचने के मुश्किल पड़ रहे हैं। बिल्कुल, आटा मिलते हैं, लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75,000 करोड़ रुपया का श्रीलंका में तब तड़प रहे थे, मिट्टी का तेल में, आटा का, प्याज का, आलू का, इंडिया से भेजा था, कुकर भेजा था इंडिया से नरेंद्र मोदी ने। जो तमिल लोग हैं उधर नॉर्थ ईस्टर्न प्रोविंस में, मैं ये क्यों उदाहरण दे रहे हैं, तड़प रहे थे श्रीलंका, उसको जमीन से उठाया नरेंद्र मोदी ने। उनको पता है मणिशंकर नहीं चाहिए, आटा भी मुश्किल है, नरेंद्र मोदी का पता है, लेकिन मणिशंकर आटम बम के अलावा आटा बेचना चाहिए पाकिस्तान का, लाहौर का, रावलपिंडी का, कराची का। लेकिन मणिशंकर का ऐसे बयान, राहुल गांधी ने जानबूझ करके उसको चुड़कार है, उनकी तिड़पार है। दैट्स व्हाई कांग्रेस का बुरी हालत है, कांग्रेस का इस तरफ में। मुझे लगता है मणिशंकर के बयान से कांग्रेस जरूर जवाब देना चाहिए उसको। बिल्कुल। कुमार आलोक, हमने देखा है कि अभी तक पिछले 2014 से लेकर के अभी तक की अगर हम बात करें तो चुनावों के दौरान अक्सर इस तरीके के बयान सामने आए हैं, कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, बीजेपी को लेकर, देश को लेकर। कांग्रेस की तरफ से जो तमाम जो नेता हैं वो इस तरीके के बयान देते रहे हैं, और इन बयानों का जो नुकसान है वो कांग्रेस को हर चुनावों में उठाना पड़ा है। उसके बावजूद भी कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वो इस तरीके के बयान देने से बाज नहीं आ रहे हैं। अगर हम 2014 की बात करें, जिस तरीके से हम 2019 की अगर हम बात करें, तो आप देखेंगे कि इंडी गठबंधन के जो लोग हैं, ममता बनर्जी ने क्या कहा था कि अगर वो हमारी सरकार बनेगी तो हम नरेंद्र मोदी को जेल भेजेंगे, हम उनको थाने में उनको बिठाएंगे। बाकी 2014 में इस तरह के बयान आए, 2019 में भी इनका बयानवीरों का बयान जारी रहा, और आपने देखा कि 2014 से भी ज्यादा बहुमत से नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में बनी। और एक बार फिर वही गलती विपक्ष कर रहा है लगातार, खासकर कांग्रेस की अगर हम बात करें तो जयराम रमेश ने कल टिप्पणी दी थी कि नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं है, जो सैम पित्रोदा ने जो बयान दिया वो बिल्कुल गलत है। लेकिन ऐसे सिर्फ स्पष्टीकरण देने से थोड़ी बात चलता है, जब बात पब्लिक तक पहुंचती है तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। और ये लोग जानते हैं कि सुर्खियों में बने रहने के लिए हमें ऐसे अगर बयान देंगे, वीडियो उनका वायरल होगा, मीडिया में उनकी चर्चा होगी, जो उनको कोई पूछ नहीं रहा है कि अभी मणिशंकर अय्यर का पोजीशन क्या है, कांग्रेस में भी कोई पोजीशन नहीं है। सैम पित्रोदा भी चर्चा में बने रहना चाहते हैं, और उसी का प्रतिफल है कि इन लोगों का जो बयान है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए संजीवनी का काम कर रहा है। जी, वो संजीवनी का काम तो कर ही रहा है, कांग्रेस के लिए नुकसानदायक भी साबित हो रहा है। आर राजा जी, क्या ये माना जाए कि जो प्रेम है कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में कुछ ना कुछ तो फायदा मिल ही रहा होगा कांग्रेस को पाकिस्तान से, तभी तो इतना प्रेम एकदम उमड़ के सामने आ रहा है? कल कृतिका जी, कल तो आपको याद होगा
रशिया ने एक बयान दिया है अमेरिकन इंडिपेंडेंस में, जो जानबूझ करके जो खालिस्तान का भड़का रहे हैं। जी। लेकिन आपने ठीक कहा है, इसमें पाकिस्तान को बिल्कुल इमेज बूस्टअप होगा मणिशंकर के वास्ते। लेकिन मणिशंकर का ऐसे बयान, वो सीनियर डिप्लोमेट रहा, कराची में भी उन्होंने सेवा की। आखिर संबंध में ये जवाब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से आना चाहिए, इंडिया अलायंस का आना चाहिए। 370 हटाने के बाद श्रीनगर में इतना शांतिपूर्ण है। पहले पत्थर मारते थे, आजकल लैपटॉप देने लगे हैं। इतना सुधार किया है। स्कूल जल्दी से जल्दी कश्मीर में भी, जम्मू में भी चुनाव आने वाले हैं, राजनीति घोषित करेगा। अमित शाह ने, नरेंद्र मोदी बार बार बोल रहे हैं। इसके ध्यान में रखते हुए मिस्टर मणिशंकर ने ऐसे बयान नहीं देना चाहिए, लाहौर में बम फटेगा, अमृतसर में फटेगी 8 मिनट पर। ये गलत बात है। लेकिन आजकल ये एटम बम का जो जिक्र है वो सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि फारूक अब्दुल्ला भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, वो एटम शक्ति है। तो आखिर ये जताना क्या चाह रहे हैं पाकिस्तान को लेकर के? क्या हमारा देश, हमारा भारत देश कहीं से भी कमजोर नजर आता है क्या उन्हें? नहीं, उनकी मानसिकता ये है, नरेंद्र मोदी का हटा दो, हर हालत में जो भी अनशंट बोल करके हटा दो। लेकिन ये अनशंट बोलते बोलते उनकी कम से कम 50 से 20 से अधिक होते जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी का जो भाव, इतना इंडिया में खुशी का माहौल है, सब लोग को गैस चूल्हा नहीं है, मतलब घर में बिल्कुल मिल रहे हैं। इतना लाभार्थी लोग, बहुत लोग हैं, ये लोग नरेंद्र मोदी को वाह कर रहे हैं। नॉट ओनली दैट, ट्रिपल तलाक में इतना स्वीकार किया है नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, दोनों डबल इंजन सरकार ने उत्तर प्रदेश में दूसरा बार आया है। तो ये चीज मणिशंकर को मालूमात होना चाहिए। अननेसेसरली पाकिस्तान को भड़का करके इंडिया में जो राष्ट्रीयवाद का भेद करना मणिशंकर का बयान है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ओछी राजनीति कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है इसको लेकर के, क्योंकि जब बात देश की हो रही है तो आखिर पड़ोसी मुल्क से ऐसी कौन सी मदद इस वक्त मिल रही है जिसको लेकर के पड़ोसी मुल्क के इतना गुणगान कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं शैलेंद्र? आप? मैं कह रहा हूं कि मणिशंकर अय्यर बार बार इस तरह के बयान देते हैं। सैम पित्रोदा ने जब विवादित बयान दिया तो कांग्रेस ने कहा उनका अपना बयान है, उनका इस्तीफा ले लिया गया। लेकिन ये नहीं भूलना होगा कि ये नेता पुष्पित पल्लवित हुए हैं कांग्रेस कल्चर में। राजनयिक रहे, विदेश सेवा के अधिकारी रहे मणिशंकर अय्यर, उसके बाद पंचायती राज मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री, स्वर्गीय राजीव गांधी के बेहद करीबी रहे, सैम पित्रोदा हो या फिर एक तरह से देखे मणिशंकर अय्यर हो। तो कांग्रेस पार्टी में रहते हुए जो सोच पुष्पित पल्लवित हो रही है वो गाहे बगाहे बाहर आ जाती है। ये हम देखते हैं कि बीजेपी के कुछ नेता कहते हैं कि उस बयान से अगर नुकसान होते दिखाई देता है तो कई बार कांग्रेस पार्टी कहती है कि उनका निजी बयान है। लेकिन ये सब जानते हैं कि मणिशंकर अय्यर का जो राजनीतिक वजूद था वो कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार की वजह से था, और यूपीए सरकार में महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाला था उन्होंने। तो अब देखो आगे क्या कांग्रेस पार्टी कहती है। लेकिन ये जरूर है कि जो दिल में है वो जुबान पे आ जाता है मणिशंकर अय्यर के, ये आरोप बीजेपी लगाती रहती है। चलिए, फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही आर गोपालन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, कीमती वक्त जीजी न्यूज को देने के लिए। तो जिस तरीके से कांग्रेस की हम लगातार बात कर रहे हैं कि जो बयान सामने आते हैं कांग्रेस की तरफ से वो समय समय पर कांग्रेस की सोच और मानसिकता को दर्शाते हैं। तो पाकिस्तान पर कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के इस वायरल बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कहना है कि राहुल गांधी, कांग्रेस और मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। उनका यह कहना है कि कांग्रेस को यह दोहरी नीति छोड़नी चाहिए। भारत इतना शक्तिशाली है कि अगर वो हम पर नजर डालेगा तो पाकिस्तान नहीं रहेगा। वो फारूक अब्दुल्ला की भाषा बोल रहे हैं। कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा बोलती है, आतंकवादियों की भाषा बोलती है। और इसके अलावा और क्या कुछ कहा है आइए आपको सुनाते हैं। राहुल गांधी, कांग्रेस, मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, जो पाकिस्तान आज खाने को मुहताज है। हम यही कहेंगे, दोगली नीति कांग्रेस छोड़े। हिंदुस्तान इतनी ताकतवर है कि कोई आंख दिखाएगा तो पाकिस्तान भूगोल में दिखाई नहीं देगा। ये फारूक अब्दुल्ला की भाषा बोल रहे हैं, ये पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान की भाषा बोलता है, आतंकवादी की भाषा बोलता है। तो वाकई भारत जो है वो शक्तिशाली देश तो बन ही चुका है, और अब अगर भारत पर कोई नजर डालेगा
तो भारत उसे नहीं छोड़ेगा, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ राजनीतिक पार्टियों का जो पाकिस्तान प्रेम है वो समय समय पर नजर आता है और ये प्रेम उनकी सोच और मानसिकता को दर्शाता है। न्यूज़ एट 10 में खबरों का सिलसिला लगातार जारी। ब्रेक के बाद और देश दुनिया की तमाम खबरों की बात करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। बेटा कहता है पापा बीमा ले लिया होता तो आज हो जाता ऑपरेशन। अब हमें कौन बीमा देगा 70 के बाद? तुम लोगों ने सुना नहीं, 70 साल से ऊपर के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में मिल गया। समझो, बस वोट के दिन पोलिंग बूथ पे जाओ और कमल का बटन दबाओ, मोदी को फिर से लाओ। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ एट 10 में बढ़ेंगे आगे और अब अन्य खबरों का रुख कर लेते हैं, जहां मध्य प्रदेश के रतलाम से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया ने कांग्रेस की नीयत की पोल खोल दी है। दरअसल एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांतिलाल भूरिया कहते हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो प्रत्येक महिला के खाते में 1 लाख रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे और अगर किसी की 2 पत्नियां हैं तो उनके खाते में 2 लाख रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। सरकार आते ही हमारा जो घोषणा पत्र है, हर महिला को 1-1 लाख रुपया उसके खाते में जमा होगा। 1-1 लाख सभी घर की महिलाओं का। ये मालूम है कि नहीं? अब जिसकी 2 पत्नियां तो 2 लाख जाएगा। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांतिलाल भूरिया को इस विवादित बयान को आड़े हाथों लिया है और क्या कुछ कहा है सुनाते हैं आपको। अच्छा है, यानी मुसलमान को 3 शादी है तो 3 लाख देंगे। ये देंगे कहां से? इटली से लाके देंगे क्या? आज तक तो दिया नहीं। दादी जी ने कह गई थी इंदिरा जी आधी रोटी खाएंगे, ये लोग कहे इंदिरा जी को जिताएंगे। आज झूठी घोषणा कर जिनकी विश्वसनीयता ही समाप्त हो चुकी है, उनके वादे पर क्या कहना। वहीं भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांतिलाल भूरिया के इस बयान पर क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। कांतिलाल भूरिया जी ने सारी स्कीम खोल दी कांग्रेस पार्टी की। बता दिया कि जो महिलाओं को तथाकथित रूप से उनके सम्मान के लिए गारंटी दी जा रही थी, वो सम्मान नहीं, महिलाओं को वस्तु और सामान की तरह देखने की गारंटी है। और किस प्रकार से वोट बैंक को जितनी आबादी बढ़ा दोगे उतना हक देने की गारंटी है। क्योंकि कांतिलाल भूरिया जी कहते हैं कि यदि आपकी 1 शादी हुई है तो 1 लाख रुपए मिलेंगे, यदि आपकी 2 पत्नियां हैं तो 2 लाख मिलेंगे। मतलब कि संदेश ये दिया जा रहा है, डॉग विसल जिसे कहते हैं, कि अधिक से अधिक शादी कीजिए और अधिक से अधिक पत्नियां रखेंगे तो अधिक से अधिक 1-1 लाख रुपए का लाभ मिलेगा। ये कितनी अपमानजनक सोच है महिलाओं के। और चलिए न्यूज़ एट 10 में अब अगली खबर का रुख करते हैं। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और बारामूला लोकसभा सीट से उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला जनता के सवालों से भागते हुए नजर आए हैं। दरअसल उमर अब्दुल्ला चुनाव प्रचार के लिए कुपवाड़ा में थे और इस दौरान गुस्साए स्थानीय लोगों ने उनसे कुछ सवाल किए, जिनका वो जवाब जो है वो नहीं दे पाए और अपने अभियान को बीच में ही छोड़कर वहां से भाग खड़े हुए। भाजपा नेता अमित मालवीय ने उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि इनके लिए जनता की सेवा करने से ज्यादा आसान भाषण देना है। कुपवाड़ा में लोगों ने उमर अब्दुल्ला से पूछा कि मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने जो वादे किए थे उन्होंने वो पूरे क्यों नहीं किए। गुस्साए लोगों ने पूछा कि कश्मीर के लालपोरा में सब डिवीजन बनाने का अपना वादा आपने पूरा क्यों नहीं किया। अमित मालवीय ने तंज भी कसा कि श्रीनगर लोकसभा सीट से बेटे की हार को देखते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने बारामूला सीट से बेटे को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं 24 की चुनौती में तूफानी रैली, विशाल जनसभाएं और रोड शो का दौर लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र, तेलंगाना और ओडिशा में चुनाव प्रचार करेंगे। सुबह 11:30 बजे प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के नंदुरबार में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर बाद प्रधानमंत्री तेलंगाना के महबूब नगर जाएंगे और चुनाव प्रचार करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे। फिर प्रधानमंत्री ओडिशा का रुख करेंगे और भुवनेश्वर में रोड शो करते हुए नजर आएंगे।
वहीं लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा का चुनाव प्रचार अभियान लगातार जोर पकड़ रहा है। मिशन 400 पार के नारे के साथ एक सीट को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी दिग्गज नेताओं ने पूरी ताकत इस वक्त झोंक दी है। आज भाजपा के वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक अमित शाह झारखंड और पश्चिम बंगाल में ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो कर एनडीए के पक्ष में जीत का माहौल तैयार करेंगे। अमित शाह आज सबसे पहले झारखंड के खूंटी लोकसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके बाद वो पश्चिम बंगाल के चुनावी दौरे पर पहुंचेंगे, जहां वो नादिया जिले के रानाघाट और बीरभूम संसदीय क्षेत्र में रैली करेंगे। रैली को संबोधित करने के बाद में अमित शाह आसनसोल से भाजपा उम्मीदवार सुरेंद्र सिंह अहलूवालिया के समर्थन में शाम 4 बजे रानीगंज के सियारसोल राजबाड़ी मैदान में शिशु बागान तक एक रोड शो करते हुए आज नजर आएंगे। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्टार प्रचारक जेपी नड्डा आज हरियाणा के पंचकुला में दोपहर करीब 12 बजे रोड शो कर जनता से भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील करेंगे, जिसके बाद वो शाम 4 बजे चंडीगढ़ के रामलीला मैदान में विजय संकल्प रैली को संबोधित कर राज्य की सभी लोकसभा सीटों पर भाजपा की जीत को सुनिश्चित करेंगे। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। राजनाथ सिंह आज झारखंड के गोड्डा और दुमका में भाजपा प्रत्याशियों के नामांकन में आज शामिल होते हुए नजर आएंगे। रक्षा मंत्री दुमका के यज्ञ मैदान में सीता सोरेन के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं राजनाथ सिंह गोड्डा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर निशिकांत दुबे के नामांकन में भी आज शामिल होंगे। तो जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव प्रचार कर रही है, वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए विपक्ष का भी धुआंधार चुनाव प्रचार जारी है। आज विपक्ष के कई दिग्गज नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए मैदान में उतरेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में चुनावी सभाएं करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे का दिन का पहला चुनावी कार्यक्रम तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में है, जहां वो एक प्रेस वार्ता कर लोगों के सामने पार्टी का चुनावी एजेंडा रखेंगे। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष तेलंगाना के भोंगीर में चुनावी सभा कर लोगों से वोट मांगेंगे। शाम को खड़गे आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में गठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। और इसके अलावा कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी भी आज 2 चुनावी कार्यक्रम हैं। राहुल गांधी आज लखनऊ में विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से आयोजित राष्ट्रीय संविधान रक्षा और न्याय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 4 सत्रों में आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में राहुल गांधी शाम 6 बजे आयोजित एक सत्र को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन में सामाजिक न्याय की वकालत करने वाले करीब 30 से ज्यादा संगठन हिस्सा ले रहे हैं। राहुल गांधी सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ यूपी के कन्नौज और कानपुर में भी चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। और वहीं आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती आज उत्तर प्रदेश के अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं को लुभाने का प्रयास करेंगी। आपको बता दें कि मायावती लगातार चुनाव प्रचार को धार दे रही हैं और बीएसपी के जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में माहौल बनाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं भाजपा प्रत्याशी और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद आज पटना साहिब से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बिहार के पटना साहिब में आम चुनाव के 7वें चरण के तहत 1 जून को मतदान होगा और उसके लिए आज नामांकन करते हुए नजर आएंगे। और वहीं उत्तर प्रदेश की गोरखपुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी रवि किशन आज नामांकन दाखिल करेंगे। रवि किशन के साथ में आज उनके साथ राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। रवि किशन ने कहा कि गोरखपुर से चुनाव लड़ना और नामांकन दाखिल करना उनके लिए सौभाग्य की बात है। वहीं झारखंड की बात करें तो झारखंड की गोड्डा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी निशिकांत दुबे आज नामांकन दाखिल करेंगे और नामांकन के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह उनके साथ उपस्थित रहेंगे। वहीं बिहार की काराकाट संसदीय क्षेत्र के एनडीए प्रत्याशी पूर्व मंत्री उपेंद्र कुशवाहा आज नामांकन दाखिल करेंगे।
काराकाट लोकसभा क्षेत्र में आम चुनाव के 7वें चरण के तहत 1 जून को मतदान होंगे। काराकाट में आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा का मुकाबला निर्दलीय उम्मीदवार पवन सिंह से होगा। तो आज कौन कौन से प्रत्याशी कहां कहां से नामांकन करने वाले हैं वो हमने आपको बताया। साथ ही उत्तर प्रदेश के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी आज लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगे। अजय राय उत्तर प्रदेश की वाराणसी लोकसभा से कांग्रेस की टिकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले 2014 और 2019 की लोकसभा चुनाव में भी अजय राय 2 बार पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। न्यूज़ 10 में खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। बेटा कहता है पापा बीमा ले लिया होता तो आज हो जाता ऑपरेशन। अब हमें कौन बीमा देगा 70 के बाद? तुम लोगों ने सुना नहीं, 70 साल से ऊपर के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में मिल गया समझो। बस वोट के दिन पोलिंग बूथ पे जाओ और कमल का बटन दबाओ, मोदी को फिर से लाओ। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझ कर इन्वेस्ट कर। जारी रहेगी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। ये है मोदी की गारंटी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। न्यूज़ 10 देख रहे हैं आप, और न्यूज़ 10 में अब रुख करेंगे आगे की खबरों का, जहां सुप्रीम कोर्ट दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने पर आज अपना अहम फैसला सुनाएगा। इससे पहले बीते कल अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया था। इस हलफनामे में ईडी ने कहा है कि चुनाव के लिए प्रचार करने का अधिकार ना तो मौलिक अधिकार है, ना ही संवैधानिक अधिकार, और यहां तक कि कानूनी अधिकार भी नहीं है। ईडी ने कहा कि पिछले 5 साल में 123 चुनाव हुए हैं, और अगर नेताओं को प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी जाए तो किसी भी नेता को गिरफ्तार या न्याय के हिरासत में नहीं रखा जा सकेगा, क्योंकि साल भर कोई ना कोई चुनाव होते रहते हैं। गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था, और गिरफ्तारी से पहले उन्हें ईडी के द्वारा 9 समन जारी किए गए थे, लेकिन उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए थे। केंद्रीय जांच एजेंसी का आरोप है कि वो शराब घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता थे और सीधे तौर पर शराब कारोबारियों से रिश्वत मांगने में भी शामिल थे। फिलहाल अरविंद केजरीवाल अब तिहाड़ जेल में बंद हैं। आत्मनिर्भर भारत की मजबूती को बढ़ाते हुए भारतीय सेना अगले साल तक गोला बारूद का आयात बंद करने की योजना बना रही है। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि घरेलू उद्योगों ने फोर्सेस की गोला बारूद से जुड़ी सभी मांगों को पूरा करने के लिए अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ा ली है। सेना वैश्विक बाजार का एक बड़ा हिस्सा हासिल करने के लिए भी तैयार है। भारतीय सेना कुछ साल पहले तक सालाना जरूरतों को पूरा करने के लिए एक्सपोर्ट पर काफी ज्यादा निर्भर थी, लेकिन अब सेना ने स्वदेशी सोर्स ढूंढ लिए हैं। सेना ने इस्तेमाल किए जाने वाले 175 प्रकार के गोला बारूद में से करीब 150 के लिए स्वदेशी सोर्स ढूंढ लिए हैं, जिससे आयात को बंद किया जा सके। सेना के इस कदम का लक्ष्य यही है कि आने वाले साल 2025-26 तक हथियारों के एक्सपोर्ट को पूरी तरह से बंद किया जा सके। भारतीय सेना के एडीजी मेजर जनरल BK शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि अगले वित्त वर्ष में सेना गोला बारूद का आयात नहीं करेगी। साथ ही उन्होंने बताया कि भारतीय सेना वर्तमान में सालाना 6000 से 8000 करोड़ रुपए का गोला बारूद खरीद रही है, लेकिन अब इनकी आपूर्ति स्वदेशी तरीके से की जाएगी और धीरे धीरे गोला बारूद के आयात पर रोक लगाई जाएगी।
Under the guidance of Government of India, Indian Army launched an initiative for indigenizing their ammunition. We started with the vision that in the next couple of years, we'll have zero import of ammunition. It was a tall vision. Tall vision because in 60, 70 years before that, we were always dependent on imports for meeting our critical ammunition requirements. And it is the active cooperation of all the stakeholders, Government of India, Ministry of Defence, ordnance factories, industry partners, that today I am so happy to convey that we are very close to realizing our vision of zero import. Next financial year, 25-26 onwards, we will not have any import of ammunition other than quantities where the economical order quantities are not available for small quantities, where it is not economical for the industry to get into that particular ammunition. और न्यूज 10 में अब अगली खबर का रुख करते हैं, जहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज अयोध्या का दौरा करते हुए नजर आएंगे। दरअसल 1 दिवसीय अयोध्या दौरे पर उपराष्ट्रपति श्री राम मंदिर, हनुमानगढ़ी मंदिर, कुबेर टीला में दर्शन करेंगे और सरयू घाट पर आरती में भी शामिल होंगे। आज अक्षय तृतीया का पावन पर्व है और इस शुभ तिथि पर विश्व प्रसिद्ध श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के कपाट खुल गए हैं। सेना के ग्रेनेडियर रेजिमेंट की बैंड की भक्तिमय धुनों के बीच में सुबह 7 बजे विधि विधान से धाम के कपाट आज खोले गए और इस अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं ने जय बाबा केदारनाथ के उद्घोष के साथ उनके दर्शन किए। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कपाट खुलने के अवसर पर विशेष रूप से वहां पर मौजूद रहे और उन्होंने सभी श्रद्धालुओं को बधाई दी, देश एवं प्रदेश की खुशहाली की कामना की। साथ ही कपाट खुलते समय तीर्थ यात्रियों पर आकाश से हेलीकॉप्टर के द्वारा पुष्प वर्षा भी हुई। इस अवसर पर मंदिर को 20 क्विंटल से ज्यादा फूलों से सजाया गया। तो वहीं गंगोत्री धाम के कपाट आज दोपहर 12:25 पर खुलेंगे और बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को सुबह 6 बजे खुलेंगे। अब तक 22 लाख से ज्यादा श्रद्धालु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चारधाम यात्रा के लिए करवा चुके हैं। आज बाबा के कपाट खुल गए हैं और बड़ी संख्या में भक्तगण आए हैं। कोशिश करी गई है कि सारे इंतजाम अच्छे हों, यात्रा अच्छी तरह से चले, सुचारू रूप से चले, किसी को कोई परेशानी न हो। मैं सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और भगवान बाबा केदार से प्रार्थना करता हूं कि सबकी यात्रा मंगलमय हो, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हों। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में ऋषिकेश से हमारे सहयोगी अवधेश नौटियाल इस वक्त जुड़ रहे हैं। अवधेश, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अक्षय तृतीया की। और जिस तरीके से हमने बताया कि केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं के लिए कपाट अब खुल चुके हैं और साथ ही बद्रीनाथ धाम के जो कपाट हैं वो 12 तारीख को खुलेंगे, लेकिन आज अब चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। 22 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुके हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे कि ये संख्या और कितनी बढ़ सकती है और इस बार चारधाम यात्रा के लिए किस तरीके की तैयारियां वहां पर प्रशासन की तरफ से। देखिए कृतिका, बहुत बहुत धन्यवाद। कृतिका, यहाँ पर जो है व्यापक व्यवस्था है। आज विधिवत आगाज जो है चारधाम यात्रा का हो गया है और अगर राज्य सरकार की बात हो तो राज्य सरकार द्वारा बिल्कुल जो पुख्ता इंतजाम है वो किए गए। हम चारधाम यात्रा के पहले पड़ाव जो ऋषिकेश से वहाँ पर हैं, यहाँ पर जो हम ऑफलाइन पंजीकरण जो है राज्य सरकार द्वारा ऑफलाइन पंजीकरण की व्यवस्था की जा रही है। यहाँ पर टोकन मिल रहा है आगे की यात्रा के लिए, उसके बाद पंजीकरण हो रहा है और उसके बाद यात्री आगे के लिए रवाना हो रहे हैं। राज्य सरकार ने तमाम यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए यहाँ पर कैंप लगाए। कैंप में जो वातानुकूलित यहाँ पर ट्रांजिट कैंप है, वहाँ पर आप बैठ सकते हैं, आप डोरमेट्री ले सकते हैं और तमाम जब तक आपका पंजीकरण नहीं होता, आपको टोकन के माध्यम से आगे जाने की अनुमति नहीं मिलती, तो आप यहाँ पर रह सकते हैं। तमाम तरह की व्यवस्थाएं राज्य सरकार ने की हैं। जिस तरह से यात्रियों का जमावड़ा यहाँ लगा, हम सुबह 7 बजे यहाँ आ गए थे और 7 बजे से लगातार हम तमाम जो देश के तमाम भागों से यात्री आ रहे हैं, उड़ीसा से, यानी देश के बाहर से भी, नेपाल समेत कई देशों के यात्री भी हमें यहाँ देखने को मिले, उनसे भी बात की तो बेहद उमंग और उत्साह का माहौल है। सरकार ने भी पर्याप्त इंतजाम किए हैं, लेकिन यात्रियों की संख्या
संख्या लगातार बढ़ रही है। 22 लाख तो देखिए ऑनलाइन पंजीकरण हो चुके हैं, लेकिन अगर ऑफलाइन पंजीकरण की बात करें तो बड़ी संख्या में यात्रियों की भीड़ है। देश के कोने कोने से, हर राज्य से यात्री आ रखे हैं और हर एक की इच्छा है कृतिका कि वो चारों धामों के दर्शन करें। सरकार पर्याप्त कोशिश कर रही है इंतजाम की, क्योंकि ऊपर इतनी व्यवस्थाएं ऊपर 4 धाम में जिस तरह से 22 लाख से अधिक श्रद्धालु पंजीकरण करा चुके हैं और ऑफलाइन पंजीकरण जारी है, तो सरकार चाहती है कि सभी लोगों की यात्रा सुगम और सुरक्षित हो। तो उसके लिए धीरे धीरे हर यात्री को सलाह दी जा रही है कि आप शांति के साथ धैर्य बनाए रखें। यात्रा सभी को कराई जाएगी, दर्शन सभी को कराए जाएंगे, लेकिन थोड़ा संयम बरतें। जी ये यात्रा कब तक चलेगी, और अगर कोई व्यक्ति जो इस वक्त दर्शक जो हमें देख रहे हैं, अगर वो इस यात्रा में शामिल होना चाहें, यात्रा करने के लिए आना चाहें, तो उन्हें किस तरीके का प्रोसीजर फॉलो करना होगा? अवधेश। देखिए बिल्कुल यात्रा अगले 6 महीने चलेगी और कोई भी यात्री आना चाहता है तो पर्यटन विभाग ने जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध की है, तो पर्यटन विभाग की जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो वेबसाइट है वो आपको वहां पर जाना है। वहां पर आपको अपनी पूरी डिटेल भरनी है, आपको अपनी स्वास्थ्य की जानकारी देनी है कि आपको किसी प्रकार की कोई बीमारी तो नहीं है, साथ में अपनी पूरी डिटेल देनी है। पूरी डिटेल भरने के बाद जब आपका फॉर्म फिल हो जाएगा तो उसके बाद आपको आगे की यात्रा की अनुमति मिल जाएगी। लेकिन अगर किसी प्रकार से अगर आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है तो आपको ऋषिकेश या हरिद्वार यहाँ पर जो ऑफलाइन पंजीकरण की सुविधा राज्य सरकार द्वारा दी गई है, आपको यहाँ पर अपने आधार कार्ड के साथ जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स है वो लेकर आने हैं। यहाँ पर आपका पंजीकरण होगा, आपको टोकन दिया जाएगा और आपको आगे की यात्रा के लिए भेजा जाएगा। तो सरकार ने पर्याप्त इंतजाम किए हुए हैं ताकि यात्रा सभी लोग कर सके, लेकिन हर व्यक्ति देश दुनिया का हर व्यक्ति 4 धाम की यात्रा करना चाहता है। आप जानते हैं कि चूंकि पर्वतीय जो भौगोलिक भूभाग है वहाँ पर 4 धाम स्थित हैं, वहाँ पर इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं है कि एक साथ जो है लाखों की संख्या में यात्री दर्शन कर सकें। सरकार चाहती है कि हर यात्री को, क्योंकि यात्रा लंबी चलनी है, अभी 6 महीने की यात्रा ये चलेगी, उसके बाद 6 महीने की शीतकालीन यात्रा चलेगी। तो सरकार का प्रयास है कि हर यात्री जो दर्शनों के लिए आ रखा है, जो किसी न किसी वजह से कुछ अपनी मनौतियां लेकर आ रखा है, तमाम चीज़ों को लेकर 4 धाम की यात्रा बनाए, तो सरकार चाहती है कि हर यात्री की 4 धाम यात्रा पूरी हो। इसके लेकर तमाम इंतजाम किए गए हैं। यात्रियों से बस धैर्य बनाए रखने की अपील है, क्योंकि बड़ी संख्या में यात्रियों को ऊपर नहीं भेजा जा सकता है 4 धामों के दर्शन के लिए, वहां पर व्यवस्थाएं सीमित हैं। तो इसलिए सरकार चाहती है कि धीरे धीरे करके व्यवस्थाएं हो, यात्रियों को धीरे धीरे करके भेजा जाए ताकि हर यात्री को बेहतर दर्शन हो सके। अगर केदारनाथ धाम की बात करें तो वहां पर आज कितने लोगों ने दर्शन किए हैं और आगे किस तरीके की मंदिर प्रशासन की तरफ से तैयारियां हैं, और क्या उम्मीद इस बार लगाई जा रही है? क्या पिछले सारे रिकॉर्ड टूटेंगे दर्शन के? देखिए बिल्कुल कृतिका, जिस तरह से आपने बाबा केदार की बात की तो कल ही वहाँ 16,000 से अधिक जो तीर्थ यात्री थे वो मौजूद थे कल शाम को, और ये संख्या जो है लगातार सुबह तक बढ़ गई, जो 20,000 से ऊपर चली गई, मतलब बड़ी संख्या में वहाँ पर इतनी बाबा केदार के जो आपने देखा बिल्कुल खचाखच भरा हुआ है। तो कोशिश की जा रही है सरकार द्वारा कि व्यवस्थाएं जो है, तमाम यात्री जो उनसे लगातार अपील की जा रही है, रास्ते रास्ते में यात्रियों को रोक कर आगे भेजा जा रहा है। लेकिन जिस तरह से बाबा केदार के दर पर यात्रियों का, जो तीर्थ यात्रियों का, श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है, उससे ये लगता है कि एक नया कीर्तिमान, पिछले साल तो 56 लाख का कीर्तिमान था, तो ऐसा लगता है कि वो रिकॉर्ड जो है जल्द टूट जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। आप लगातार वहां बने रहिए और अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहिएगा। तो आज अक्षय तृतीया का पावन पर्व है और इसी पावन पर्व के साथ आज केदारनाथ धाम के कपाट अब खुल चुके हैं और इसी के साथ में 4 धाम यात्रा की भी शुरुआत हो चुकी है। अभी तक 22 लाख पंजीकरण हो चुके हैं, हालांकि ये संख्या अभी आगे और भी बढ़ेगी। और इसी के साथ चलिए अब आगे बढ़ेंगे और अब नजर डालते हैं कारोबार जगत से जुड़ी हुई कुछ अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में। एयर इंडिया प्रबंधन और एयर इंडिया एक्सप्रेस यूनियन के बीच जारी विवाद खत्म हो गया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस उन सभी क्रू सदस्यों को बहाल करने पर राजी हो गया है जिन्हें एयरलाइन ने अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत टर्मिनेशन लेटर भेजा था। वहीं कर्मचारियों ने भी अपनी हड़ताल खत्म कर दी है और काम पर वापस लौटने के लिए तैयार हो गए हैं। गौरतलब है कि एयरलाइन के कई केबिन क्रू सदस्यों ने बीमार होने की बात करते हुए अचानक काम पर आना बंद कर दिया था। इसके कारण करीब 100 उड़ानें रद्द हो गई थी। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मार्च तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। बैंक ने बताया कि वित्त वर्ष 24 की जनवरी से मार्च तिमाही में मुनाफा 18% बढ़कर 21,384 करोड़ रुपए हो गया। वित्त वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही में यह करीब 18,094 करोड़ रुपए था। वहीं सालाना दर के हिसाब से बैंक का नेट प्रॉफिट 25% बढ़ गया है। तिमाही नतीजों के साथ बैंक ने शेयर धारकों के लिए डिविडेंड का ऐलान किया है। पंजाब नेशनल बैंक ने भी पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के नतीजे जारी करते हुए बताया कि मार्च तिमाही में बैंक को तगड़ा मुनाफा हुआ है। पीएनबी का चौथी तिमाही में नेट प्रॉफिट 3,010 करोड़ रुपए हो गया। एक साल पहले इसी तिमाही में बैंक ने 1,159 करोड़ रुपए का नेट मुनाफा कमाया था। पीएनबी ने बताया कि इस तिमाही में बैंक की इनकम में सुधार के साथ बैंक लोन में भी गिरावट देखने को मिली है।
भारतीय स्टेट बैंक 12,000 कर्मचारियों की भर्ती करने वाला है, जिन्हें आईटी सहित विभिन्न भूमिकाओं के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। बैंक के चेयरमैन दिनेश खारे ने जानकारी दी। देश के सबसे बड़े बैंक में वित्त वर्ष 2023-24 की समाप्ति पर 2,32,296 कर्मचारी थे, जो वित्त वर्ष 2022-23 के 2,35,858 कर्मचारियों की तुलना में कम है। इक्विटी म्यूचुअल फंडों ने अप्रैल में 18,917 करोड़ रुपए आकर्षित किए, जो पिछले महीने की तुलना में 16% कम है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के आंकड़ों के अनुसार यह इक्विटी फंडों में शुद्ध प्रवाह का लगातार 38वां महीना है। इसके अलावा एसआईपी का योगदान 20,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर गया और पिछले महीने के 19,271 करोड़ रुपए की तुलना में अप्रैल में 20,371 करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। मारुति सुजुकी इंडिया भारत में इलेक्ट्रिक हैचबैक कार लाने पर विचार कर रही है। कंपनी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्य अधिकारी हिसाशी ताकुची ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत में प्रीमियम हैचबैक की वार्षिक बिक्री 2030 तक 10 लाख से अधिक होने का अनुमान है, जो मौजूदा लगभग 7 लाख से अधिक है। हिसाशी ताकुची ने कहा कि कंपनी का लक्ष्य साल 2029-30 तक भारत में 6 ईवी पेश करने का है। तो ये तो थी कारोबार जगत की तमाम खबरें। अब बात करेंगे स्पोर्ट्स जगत की। आईपीएल में पंजाब किंग्स की टीम प्लेऑफ की रेस से अब बाहर हो चुकी है। दरअसल धर्मशाला में गुरुवार को खेले गए मुकाबले में पंजाब की टीम को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने 60 रनों से हरा दिया। मैच में पंजाब किंग्स की टीम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। आरसीबी ने विराट कोहली के 47 गेंदों पर 92 रनों के दम पर 7 विकेट पर 241 रनों का स्कोर किया। विराट कोहली के अलावा रजत पाटीदार ने 55 रनों की पारी खेली। 242 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब किंग्स की टीम 17 ओवर में 181 रन पर ढेर हो गई। रिली रोसो ने सबसे ज्यादा 61 रन बनाए और इस जीत के बाद आरसीबी ने प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को बरकरार रखा है। वहीं इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल में आज की अगर हम बात करें तो अहमदाबाद में चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला आयोजित होगा और एक तरफ सीएसके के सामने अंतिम 4 के दावे को मजबूत करने की चुनौती है, तो वहीं दूसरी ओर गुजरात टाइटंस के आगे अंतिम 4 की रेस में खुद को बनाए रखने की चुनौती है। पिछली बार जब दोनों टीमों का सामना इस मैदान पर हुआ था, तब साई सुदर्शन की 96 रनों की पारी की बदौलत ही गुजरात की टीम एक बड़ा स्कोर खड़ा करने में सफल हुई थी। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ एट 10 में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। ब्रेक के उस पार देखिए खबरों का आगे का सिलसिला सहयोगी आंचल के साथ। नमस्कार।